हेलो एंड वेलकम टू लर्न इंग्लिश लाइव। दोस्तों, हम स्टीव जॉब्स की बायोग्राफी पढ़ रहे हैं। अभी तक हमने अबाउट द टेक्स्ट अबाउट द ऑथर एक वीडियो किया है। सेकंड वीडियो हमने टेक्स्ट स्टार्ट किया और टेक्स्ट का आज दूसरा पार्ट है जो हम डिस्कस करेंगे। कल हमने पढ़ा था मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस कि कैसे 1960s में सांता क्लारा वैली एंड सैन फ्रांसिस्को में मुख्तलिफ कल्चरल करंट्स चल रहे थे और वहाँ पे टेक्नोलॉजी कैसे स्टार्ट हुई बिकॉज ऑफ द मिलिट्री कंट्रैक्टर्स, जिसमें कि इलेक्ट्रॉनिक फर्म्स, माइक्रोचिप मेकर्स, वीडियो गेम डिज़ाइनर्स और मुख्तलिफ कंप्यूटर कंपनीज आ गई थी। हैकर सब कल्चर हमने पढ़ा डिटेल में। प्लीज़ वो वीडियो देखिएगा। वायर हेड्स, फ्रीकर्स, साइबर पंक्स, ये लोग कौन होते हैं वो हमने डिटेल में डिस्कस किया है कल के वीडियो में। और ये लोग वो थे जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे, बट देयर वर अदर पीपल कि जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट नहीं करते थे, लेफ्ट विंग पीपल, और जो अक्सर एलएसडी का यूज़ करते थे, जो एक ड्रग है। एलएसडी का फुल फॉर्म है लाइसर्जिक एसिड डाई इथाइल माइड। फिर हमने देखा कि डोग एंगलबर्ट ऑगमेंटेशन रिसर्च सेंटर का जो पॉल अल्टो में रहता था, उन्होंने कैसे कंप्यूटर माउस और ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस डेवलप किया। उसके बाद केन की से जो जस्ट एंजॉय करता था ड्रग को म्यूज़िक के साथ, और वहाँ पे एक बैंड था ग्रेटफुल डेड। दोस्तों, यहाँ पे हिप्पी मूवमेंट भी निकला बे एरिया के बीट जनरेशन से, और कुछ रिबेलियस पॉलिटिकल एक्टिविस्ट्स निकले थे फ्री स्पीच मूवमेंट में यहाँ पे बर्कले में। ओके, तो ये सारे मूवमेंट जब चल रहे थे, कुछ टेक्नोलॉजी के साथ करते थे, कुछ गवर्नमेंट के खिलाफ मूवमेंट्स चलते थे। तो यहाँ पे इनको सेल्फ फुलफिलमेंट मूवमेंट्स की भी ज़रूरत पड़ी, पर्सनल एनलाइटनमेंट की ज़रूरत पड़ी। जो यही वजह है कि इन्होंने जैन हिंदुइज्म, मेडिटेशन योगा या प्राइमल स्क्रीम एंड सेंसरी डेप्रिवेशन, एस्लिन एंड एस्ट, इनका यूज़ किया। नाउ दीज टू फोर्सेस वेर देयर, वन विच वाज सपोर्टिंग द टेक्नोलॉजी और दूसरा जो फ्लावर पावर को सपोर्ट, सॉफ्ट पावर को सपोर्ट करते थे, लेफ्ट विंग वाले थे या काउंटर कल्चर के लोग थे। इन दोनों को मिलाया, द फ्लावर पावर एंड प्रोसेसर पावर, एनलाइटनमेंट एंड टेक्नोलॉजी, इन दोनों को मिलाया स्टीव जॉब्स ने। और यही वजह है कि वो एम्बॉडीमेंट बना इन इन सारी चीज़ों का। एंड दिस इज़ हाउ लेटर ऑन वो डेवलप करता है एप्पल इंडस्ट्रीज़ को। नाउ होल अर्थ कैटलॉग भी यहाँ पे एक मैगजीन था जो चल रहा था, जिसमें टेक्नोलॉजी के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन थी। यहाँ तक हमने दोस्तों कल पढ़ा था, आज हमें यहाँ से पढ़ना है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। थोड़ा डिफ़िकल्ट टर्मिनोलॉजी है, बट आई बिलीव कि जब आप देखेंगे एंड तक तो आपको पूरा समझ में आएगा। नाउ लेट्स स्टार्ट। इनिशियली द टेक्नोलॉजिस्ट्स एंड द हिपीज डिड नॉट इंटरफेस वेल। पहले पहले जो टेक्नोलॉजिस्ट यानी जो टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करते थे, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी को, और हिपीज दैट मीन्स ऑल्टरनेटिव कल्चर या काउंटर कल्चर के लोग, वो आपस में ठीक से नहीं उनकी बनती थी। Many in the counterculture saw computers as ominous and Orwellian. जो काउंटर कल्चर के लोग हैं बहुत ज़्यादा, वो ये सोचते थे कि कंप्यूटर जो है ये ओमिनियस है। ओमिनियस मतलब ये बदसूरत है, इट्स अगली। और कंप्यूटर जो है, बिकॉज उस टाइम कंप्यूटर बहुत बड़ा होता था, पर्सनल कंप्यूटर नहीं था। सो ये लोग सोचते थे कि काउंटर कल्चर के लोग कि गवर्नमेंट इसको यूज़ करता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए, और उसी चीज़ को हम बोलते हैं ऑरवेलियन, द प्रोविंस ऑफ द पेंटागन एंड द पावर स्ट्रक्चर। सो काउंटर कल्चर के लोग सोच रहे थे एक तो ये बदसूरत है ओमिनियस, और दूसरा ये ऑरवेलियन है, लोग इसको गवर्नमेंट पेंटागन और पावर स्ट्रक्चर जो है वो इसको यूज़ करता है लोगों को कंट्रोल करने के लिए। इन द मिथ ऑफ द मशीन, the historian Lewis Mumford warned that computers were sucking away our freedom and destroying life enhancing values. द मिथ ऑफ द मशीन एक बुक लिखी है लेविस मम्फर्ड ने, जो एक हिस्टोरियन था। उसने इस बुक में वार्न किया कि कंप्यूटर्स जो है वो हमारी फ्रीडम को छीन लेते हैं और वो डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, ख़त्म कर रहे हैं लाइफ एनहांसिंग वैल्यूज़ को। So, an injection on punch cards of the period, do not fold, supindle, or mutilate, became an ironic phrase of the anti-war left. Uh, in
पंच कार्ड्स वहाँ पे एक इस तरह का कार्ड होता है जैसे कि कागज़ शीट अगर आप छोटा सा लेंगे तो उसमें आप होल्स करेंगे, उन होल्स से हमें पता चलता था कि कोडिंग क्या है। दिस इज़ टेक्निकल टर्म, सो उसमें होल से पता चलता था कि किस तरह का सॉफ्टवेयर कोड है। और उनमें उन पंच कार्ड्स पे वो लगाए हुए होते थे दीवारों पे, उनमें लिखा होता था डू नॉट फोल्ड। फोल्ड मतलब उसको जैसे कागज शीट को हम फोल्ड करते हैं, बीच में फोल्ड नहीं करना। सुपिंडल, उसको कवर बनाना, गोल गोल घुमा के जैसे कागज शीट को करते हैं। सो डू नॉट फोल्ड, सुपिंडल और म्यूटिलेट became an ironic phrase of the anti-war left। ये उनकी एक ironic phrase बन गई। But by the early 1970s, a shift was underway। 1970s में एक शिफ्ट चल रहा था। क्या चीज़ हुआ? आइडियोलॉजी में चेंज हुआ। जैसे कि कंप्यूटिंग वेंट फ्रॉम बीइंग डिसमिस्ड एज ए टूल ऑफ ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल टू बीइंग एम्ब्रेस्ड एज ए सिंबल ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड लिबरेशन। पहले ये लोग बोलते थे ये जो कंप्यूटर्स है या कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजी है, ये एक ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल है। इसको जैसे हमने पहले पढ़ा कि लोग, काउंटर कल्चर के लोग कंप्यूटर्स को या टेक्नोलॉजी को ओमिनस मानते थे या ऑरवेलियन मानते थे, ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल मानते थे। लेकिन लोगों ने 1970s में इन चीज़ों को डिसमिस किया और कंप्यूटर्स को एम्ब्रेस किया, गले लगाया एज ए सिंबल ऑफ इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड लिबरेशन। कि लोगों ने सोचा नहीं, ये ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल के लिए नहीं है, ये ओमिनस नहीं है, ये ऑरवेलियन नहीं है, बल्कि ये कंप्यूटर जो है ये सिंबल है किस चीज़ का? इंडिविजुअल एक्सप्रेशन एंड लिबरेशन। हम एक्सप्रेस करते हैं अपने आप को इससे, और ये हमारी आज़ादी का बायस बन सकता है। सो जॉन मार्कोफ रोट इन हिज स्टडी ऑफ द काउंटर कल्चर्स कन्वर्जेंस विद द कंप्यूटर इंडस्ट्री, व्हाट द डॉर्माउस सेड। थोड़ा मुख्तलिफ बुक्स का नाम है इस बायोग्राफी में, लेकिन ये पहले ही 4-5 पैराग्राफ में है। उसके बाद हमें एक्चुअल हिस्ट्री पढ़नी है कि एप्पल किस तरह से वजूद में आया। तो थोड़ा सा आपको हेक्टिक लगेगा पहले ये, बिकॉज देर आर डिफरेंट राइटर्स, देर आर डिफरेंट मैगजीन्स जिनका जिक्र है, देर आर डिफरेंट बुक्स जिनका जिक्र है, देर आर डिफरेंट मूवमेंट्स, तहरीकें जिनका जिक्र है। सो इनको आप देख सकते हो थोड़ा थोड़ा सा, लेकिन आगे हम एक्चुअल देखेंगे कि एप्पल जो है वो किस तरह से वजूद में आया। जॉन मॉरकॉफ ने अपनी एक स्टडी में लिखा, किस स्टडी में? उस स्टडी का नाम था व्हाट द डॉर्माउस सेड। समझो ये एक स्टोरी है, उस स्टोरी में व्हाट द डॉर्माउस सेड उसकी हेडिंग है। उसमें उसने लिखा कि काउंटर कल्चर यानी लेफ्ट विंग वाले वो किस तरह से कन्वर्ज हुए, यानी मिलन हुआ उनका किसके साथ? कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ। हमने पहले ही देखा कि स्टीव जॉब्स ने वो एम्बॉडीमेंट बना कि उसने कैसे काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी वालों को इकट्ठे मिलाया, ठीक है। इसी तरह से जॉन मार्कॉफ ने अपनी स्टडी में लिखा कि काउंटर कल्चर का कन्वर्जेंस किस तरह से हुआ, किसके साथ? कंप्यूटर इंडस्ट्री के साथ। और उस स्टडी का नाम क्या था? व्हाट द डॉर्माउस सेड। So it was an ethos lyrically expressed in Richard Brautigan's 1967 poem, All Watched Over by the Machines of Loving Grace, and the cyberdelic fusion was certified when Timothy Leary declared that personal computers had become the new LSD. Now listen, ये एक इथॉस था, एक सुप्रिट था, जो कि एक पोइम में, जिस पोइम का नाम है ऑल वॉच्ड ओवर बाय मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस। और ये पोइम लिखी है 1967 में, किसने? रिचर्ड ब्रॉटिगन ने। इस पोइम में इन्होंने इस इथॉस को, इस सुप्रिट को एक्सप्रेस किया है। कौन सा सुप्रिट? कि काउंटर कल्चर किस तरह से मिला टेक्नोलॉजी के साथ, इसी चीज को दिखाया है रिचर्ड ब्रॉटिगन ने अपनी पोइम में, जिसका नाम है ऑल वॉच्ड ओवर बाय मशीन्स ऑफ लविंग ग्रेस। एंड दूसरा चीज, द साइबरडेलिक फ्यूजन। दोस्तों साइबरडेलिक फ्यूजन यहाँ पे वर्ड है,
साइबर डेलिक का मतलब एक तो साइबर साइबर रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी, डेलिक रिलेटेड टू एलएसडी ड्रग, जो उस टाइम में ड्रग लेते थे, उसका फ्यूजन हुआ, यानी टेक्नोलॉजी और काउंटर कल्चर का फ्यूजन हुआ। उसको सर्टिफाई किया किसने? साइबरडेलिक फ्यूजन को उसको सर्टिफाई किया टिमोथी लियरी ने। और उसने कहा कि पर्सनल कंप्यूटर अब नया ड्रग बना, यानी न्यू एलएसडी बना। पहले लोग सीधे ड्रग की तरफ जा रहे, अब लोग चाहे काउंटर कल्चर के हैं चाहे टेक्नोलॉजी के लोग हैं, वो सारे किस तरफ दौड़ रहे हैं? वो पर्सनल कंप्यूटर्स को बनाने की तरफ दौड़ रहे। सो दैट्स हाउ टिमोथी लियर ने कहा कि साइबरडेलिक फ्यूजन हुआ, और उसमें क्या हुआ कि पर्सनल कंप्यूटर्स एक नया एलएसडी बना, न्यू एलएसडी। एंड ईयर्स लेटर revised his famous mantra to proclaim, और कुछ सालों बाद उसने अपने एक जो मंत्रा उसका था, उसने बोला कि टर्न ऑन बूट अप जैकिन। इन शॉर्ट उसने यही कहा कि लोग अब जो है 90s में इन्होंने टेक्नोलॉजी को एक्सेप्ट किया और लोग बिल्कुल इसकी तरफ दौड़ रहे हैं। द म्यूजिशियन बोनो, who later became a friend of Jobs, often discussed with him why those immersed in the rocks drug rebel counterculture of the Bay Area ended up helping to create the personal computer industry. म्यूजिशियन बोनो, जो लेटर ऑन दोस्त बनता है किसका? स्टीव जॉब्स का, उसने अक्सर इसके साथ डिस्कस किया कि वाई दोज इमर्स्ड इन द रॉक्स ड्रग्स रिबेल काउंटर कल्चर। बे एरिया में हमें पता ही है बीट जनरेशन के लोग थे जो काउंटर कल्चर में आते हैं। वहां पे ये क्या था? रॉक म्यूजिक था, ड्रग्स यानी एलएसडी लेते थे, रिबेल यानी वो गवर्नमेंट के खिलाफ थे। ओके, सो वो जो लोग उसमें इन्वॉल्व थे कि उन्होंने किस तरह से मदद करी लास्ट में क्या चीज़ बनाने में? पर्सनल कंप्यूटर इंडस्ट्री बनाने में। सो म्यूजिशियन बानो जो दोस्त बनता है जॉब्स का, इसने बोला कि ऑफन डिस्कस्ड विद हिम, उसने अक्सर उसके साथ डिस्कस किया कि किस तरह से जो रॉक ड्रग्स रिबेल काउंटर कल्चर में आते थे, उन्होंने किस तरह से पर्सनल कंप्यूटर बनाने में मदद की। The people who invented the 21st century were pot smoking, sandal wearing hippies from the west coast like Steve, because they saw differently, he said. ये जो लोग थे जिन्होंने कंप्यूटर को 21st सेंचुरी कंप्यूटर को इन्वेंट किया, वो कौन से लोग थे? वो पॉट स्मोकिंग थे, यानी वो हुक्का पीने वाले बंदे थे। सैंडल वेयरिंग हिप्पीज, जो सैंडल्स पहनते थे हिप्पीज यानी काउंटर कल्चर के लोग, और कहाँ से आते थे? वेस्ट कोस्ट से। जिस तरह से सिटीव भी यही का बंदा था, वेस्ट कोस्ट का बंदा था। बिकॉज दे आर डिफरेंटली, वो चीज़ों को डिफरेंटली देखते थे, वो अलग नज़रिया से चीज़ों को देखते थे। द हायर ऑर्किकल सिस्टम ऑफ द ईस्ट कोस्ट, इंग्लैंड, जर्मनी एंड जापान डू नॉट एनकरेज दिस डिफरेंट थिंकिंग। देखो, जब डिफरेंट थिंकिंग होती है, उसी डिफरेंट थिंकिंग से आप जो है थोड़ा हट के सोचते हो, तो ये जो पॉट स्मोकिंग सैंडल वेयरिंग हिप्पीज थे वेस्ट कोस्ट के, ये चीज़ों को थोड़ा डिफरेंटली देखते थे। दैट इज़ हाउ के इन्होंने 21st सेंचुरी कंप्यूटर को डेवलप किया। लेकिन ईस्ट कोस्ट, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान, इन जगहों पे क्या था? यहाँ पे हायर ऑरिकल सिस्टम था, समझो यस बॉस टाइप था। तो अपने आप को क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो डेवलप नहीं होती थी, आप डिफरेंटली चीज़ों को नहीं देख सकते थे, आपको बस यस सर करना था। सो यहाँ पे ईस्ट कोस्ट, इंग्लैंड, जर्मनी और जापान, यहाँ पे हायर ऑरिकल सिस्टम्स थे, hierarchical system. The 60s produced an anarchic mindset that is great for imagining a world not yet in existence. और जो 1960s का पीरियड था अमेरिका में, यहाँ पे anarchic mindset डेवलप हुआ था। बिकॉज उस टाइम अगर आप हिस्ट्री में देखेंगे तो उस टाइम वियतनाम वार वगैरह चल रहा था। कुछ लोग जो थे वो उस वियतनाम वार के खिलाफ थे कि ये जंग वगैरह नहीं होनी चाहिए, इससे जो है कंट्री के रिसोर्सेज खत्म हो जाते हैं। तो एक एनार्किक माइंडसेट उस टाइम डेवलप हुआ था, मतलब लॉलेसनेस, लोग गवर्नमेंट को नहीं मानते थे, विच इज़ एक्चुअली ग्रेट फॉर इमेजिनिंग अ वर्ल्ड नॉट येट इन एग्जिस्टेंस। और ये जो एनार्किक माइंडसेट होता है, ये बेहतरीन होता है, ग्रेट होता है किस चीज़ के लिए? कि आप इमेजिन करते हो एक ऐसी दुनिया को
जो अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है। अच्छा, one person who encouraged the denizens of the counterculture to make common cause with the hackers was Stewart Brand। एक बंदा जो, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, बिकॉज अब जो हम नेक्स्ट एक दो पैराग्राफ में पढ़ेंगे वो हम स्टीवर्ट ब्रांड के बारे में पढ़ेंगे। तो स्टीवर्ट ब्रांड को आप ज़रूर याद रखना। स्टीवर्ट ब्रांड जो है, इसी ने एनकरेज किया, हौसला दिया किनको? जो काउंटर कल्चर के इनहेबिटेंट्स थे, यानी जो काउंटर कल्चर के पालन थे, वो लोग जो काउंटर कल्चर को सब फॉलो करते थे, कि आप हैकर्स के साथ एक कॉमन काज बना। यानी हैकर्स अलग थे और जो काउंटर कल्चर के लोग थे वो अलग थे। स्टीवर्ट ब्रांड छ सु नफर युस जन वनान छ काउंटर कल्चर के लुकन कि तुई यियो, तय छु कॉमन काज हैकर्सन सत, कि तुई हसा हेक्यो ये टेक्नोलॉजी पन्ने फायदे खातिर इस्तेमाल करित, इसलिए मु रूजू तुई अलग कहीं। A puckish visionary who generated fun and ideas over many decades, Broad was a participant in one of the early 60s LSD studies in the Palo Alto। सॉरी। सो अपाकिश विजनरी, स्टीवर्ट ब्रॉन्ड जो था ये एक बसीरत वाला इंसान था। इसका विजन जो है ये दूर तक देखता था, ये पकिश विजनरी था, यानी सदियों आगे देखता था ये। हु जनरेटेड फन एंड आइडियाज ओवर मैनी डिकेड्स, इसने दिहाइयों तक बहुत ही बेहतरीन काम किया, नए आइडियाज डेवलप किए। ब्रॉन्ड वॉज अ पार्टिसिपेंट इन वन ऑफ द अर्ली 60s LSD स्टडीज इन पालो आल्टो। जैसे कि पहली वीडियो में मैंने बताया, पालो आल्टो एक जगह का नाम था जहां पे LSD स्टडीज कौसे एकेडमिक ग्रुप्स कर रहे थे। सो स्टीवर्ट ब्रॉन्ड एक पार्टिसिपेंट था इस अर्ली 1960s में LSD स्टडीज पे। Stewart Brand joined with his fellow subject Ken Kesey to produce the Acid Celebrating Trips Festival. Please remember it. The Acid Celebrating Trips Festival appeared in the opening scene of Tom Wolfe's The Electric Cool Aid Acid Test. Now these two things are mentioned here. मैं आपको समझाऊंगा। एक तो एसिड सेलिब्रेटिंग ट्रिप्स फेस्टिवल और दूसरा द इलेक्ट्रिक कूल एड एसिड टेस्ट। And worked with Doug Engelbert to create a seminal sound and light presentation of new technologies called the mother of all demos। Now listen, स्टीवर्ट ब्रांड की हम बात कर रहे हैं, जिन्होंने काउंटर कल्चर के डेनिजन्स को बोला कि आपको कॉमन काज है, हैकर्स के साथ आप इनके साथ मिलो। पकिश विजनरी था जो दूर तक देख रहा था, और LSD पे इन्होंने स्टडीज भी की थी। ये जो स्टीवर्ट ब्रांड है, अब ये कैन कीसे के साथ मिलता है और इन्होंने प्रोड्यूस किया, कैन कीसे ने प्रोड्यूस किया था एसिड सेलिब्रेट। नाउ एसिड इज रिलेटेड टू ड्रग LSD, ठीक है। सो यमो कोर क्रिएट अख एसिड सेलिब्रेटिंग ट्रिप्स फेस्टिवल। अथ ट्रिप्स फेस्टिवल मज यह बे एरियास मज आसान, और यहाँ पे ये लोग म्यूजिक डांस करते थे, थिएटर था यहाँ पे, और LSD जो ड्रग था इस टाइम इन यहाँ पे बैन नहीं था, इस पे पाबंदी नहीं थी। सो ये लोग इसमें LSD का यूज करते थे, ये लोग एंजॉय करते थे इसमें। सो ये जो एसिड सेलिब्रेटिंग ट्रिप्स फेस्टिवल है, जो कैन किसी ने प्रोड्यूस किया और जिसमें ज्वाइन किया स्टीवर्ट ब्रांड ने। अब ये एसिड सेलिब्रेटिंग ट्रिप्स फेस्टिवल अपीयर हुआ, यानी ये किस में दिखा हमें? जो टॉम वुल्फ ने एक नॉन फिक्शन बुक लिखी थी, उस बुक का नाम है द इलेक्ट्रिक कूल एड एसिड टेस्ट। और ये जो स्टीवर्ट ब्रांड की बात कर रहे हैं हम, इन्होंने काम किया डोग एंगलबर्ट के साथ टू क्रिएट अ सेमिनल साउंड एंड लाइट प्रेजेंटेशन ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज कॉल्ड द मदर ऑफ ऑल डेमोस। सो स्टीवर्ट ब्रांड डोग एंगलबर्ट के साथ मिलता है। दोस्तों, डोग एंगलबर्ट वही बंदा है जिसने माउस और ग्राफिकल यूजर इंटरफेस इन्वेंट किया था। आप हमने पहले वीडियो में ही पढ़ा, पिछले फर्स्ट वीडियो में। सो डोग एंगलबर्ट के साथ स्टीवर्ट ब्रांड मिला, इन्होंने सेमिनल बुनियादी एक साउंड एंड लाइट प्रेजेंटेशन जो है उसको बनाया, जिसका नाम है द मदर ऑफ ऑल डेमोस।
Most of our generation scorned computers as the embodiment of centralized control, ब्रॉन्ड later noted. दोस्तों स्टीवर्ट ब्रॉन्ड बाद में बोलता है कि अक्सर जो हमारी जनरेशन के लोग थे यानी 1960s एंड 70s के लोग थे अमेरिका में, स्टीवर्ट ब्रॉन्ड बोल रहा है कि अक्सर लोग जो है वो स्कॉर्न करते थे कंप्यूटर्स को, वो हेट करते थे कंप्यूटर्स को। क्यों? बिकॉज वो लोग सोचते थे कि ये एम्बॉडीमेंट है, मुजस्समा है किस चीज़ का? सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल का। लोग इसको मानते थे कि गवर्नमेंट जो है ये लोगों को कंट्रोल करने के लिए टेक्नोलॉजी का यूज करती है। बट अ टाइनी कंटिंजेंट, लेटर कॉल्ड हैकर्स, embraced computers and set about transforming them into tools of liberation। लेकिन एक छोटा सा कंटिंजेंट यानी ग्रुप ऑफ पीपल जिनको हैकर्स कहते हैं, जैसे हमने पढ़ा कि हैकर्स कैसे आए वहाँ पे वजूद में, उन्होंने एम्ब्रेस किया कंप्यूटर्स को, उन्होंने गले लगाया कंप्यूटर्स को और उन्होंने दिमाग में बिठाया कि हम ट्रांसफॉर्म करेंगे इस कंप्यूटर को into tools of liberation, into tools of liberation that turned out to be true royal road to the future। और यही एक ट्रू रॉयल रोड लग रहा था फ्यूचर के लिए। ब्रांड ran the whole earth truck store, which began as a roving truck that sold useful tools and educational materials, and in 1968 he decided to extend its reach with the whole earth catalog। स्टीवर्ट ब्रांड, मैंने पहले ही बताया, एक दो पैराग्राफ में हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इन्होंने होल अर्थ ट्रक स्टोर चलाया। ये कुछ नहीं था, ट्रक से ही हमें पता चलेगा कि ये एक व्हीकल था ऑन व्हील्स। इसमें क्या था? रोविंग ट्रक था ये, जिसमें यूजफुल टूल्स थे और एजुकेशनल मटेरियल्स थे। ये इससे प्रचार करते थे, गलियों गलियों कोचों कोचों में जाते थे। एंड इन 1968 इन्होंने बोला कि मैं इसका जो रीच है होल अर्थ ट्रक स्टोर का, वो होल अर्थ कैटलॉग तक भी एक्सटेंड करूंगा। होल अर्थ कैटलॉग एक मैगजीन था, इसमें सारी इंफॉर्मेशन आती थी कि होल अर्थ ट्रक स्टोर में क्या क्या एजुकेशनल मटेरियल्स अवेलेबल है और कौन से यूजफुल टूल्स अवेलेबल है, ताकि लोगों को अवेयरनेस हो जाए। ये कुछ नहीं है, होल अर्थ ट्रक स्टोर एक रोविंग ट्रक था जिसमें यूजफुल टूल्स और एजुकेशनल मटेरियल्स थे, और स्टीवर्ट ब्राउन ने इसका जो रीच है उसको एक्सटेंड किया विथ द होल अर्थ कैटलॉग, जो एक मैगजीन था, और उसमें सारी इंफॉर्मेशन इन होल अर्थ ट्रक स्टोर की आ गई। नाउ ऑन इट्स फर्स्ट कवर वाज द फेमस पिक्चर ऑफ अर्थ टेकन फ्रॉम स्पेस। इट्स सबटाइटल वाज एक्सेस टू टूल्स। इसके कवर पेज पे जो एक फेमस पिक्चर थी किसकी? अर्थ की, जो स्पेस से ली गई थी, और उसका सबटाइटल था नीचे एक्सेस टू टूल्स, कि आपको यहां से टूल्स मिल सकते हैं। द अंडरलाइंग फिलॉसफी वाज दैट टेक्नोलॉजी कुड बी आवर फ्रेंड। ये जो कवर पेज पे था और ये जो होल अर्थ ट्रक स्टोर चलाना, इसका अंडरलाइंग फिलॉसफी यही था कि टेक्नोलॉजी हमारा दोस्त बन सकता है। Brand wrote on the first page of the first edition। स्टीवर्ट ब्रॉन्ड ने पहले एडिशन के पहले पेज पे होल अर्थ कैटलॉग पे लिखा, अ रियलम ऑफ इंटीमेट personal power is developing, power of the individual to conduct his own education, find his own inspiration, shape his own environment, and share his adventure with whoever is interested। स्टीवर्ट ब्रॉन ने पहले इशू के पहले कवर पे लिखा, फर्स्ट पेज पे लिखा, एक रियलम ऑफ इंटीमेट, किंगडम ऑफ इंटीमेट मतलब पर्सनल, वायर प्राइवेट एंड पर्सनल, इंटीमेट इज प्राइवेट एंड पर्सनल, पावर इज डेवलपिंग, एक वो पावर डेवलप हो रहा है। कौन सा पावर? पावर ऑफ द इंडिविजुअल टू कंडक्ट हिज ओन एजुकेशन, कि एक इंसान, एक इंडिविजुअल अपना एजुकेशन खुद हासिल कर सकता है, अपनी इंस्पिरेशन खुद ढूंढ सकता है, और अपने एनवायरनमेंट को खुद शेप कर सकता है, एंड शेयर हिज एडवेंचर विथ हु एवर इज इंटरेस्टेड, और अपने एडवेंचर्स को जिसके साथ वो शेयर करना चाहे या इंटरेस्टेड है उसके साथ वो शेयर कर सकता है। टूल्स दैट एड दिस प्रोसेस आर सॉट एंड प्रमोटेड बाय द होल अर्थ
कैटलॉग, और वो टूल्स जो हमें मदद करेंगे इस पर्सनल पावर, इंटीमेट पावर को डेवलप करने में, ताकि हम अपना एजुकेशन, अपनी इंस्पिरेशन, अपने एनवायरनमेंट को शेप करें, चाहे अपने इंटरेस्ट हम देखें। इन सारी चीज़ों के लिए जो टूल्स हमें ज़रूरत लगेंगे वो हमें कहाँ से मिलेंगे, या कौन उसको प्रमोट करता है? होल अर्थ कैटलॉग। बकमिनिस्टर फुलर फॉलोड विथ अ पोइम दैट बिगेन। अब एक और बंदे का जिक्र है, इसमें बहुत सारे बंदों का जिक्र है, विच लुक्स टीडियस। ओके, बकमिनिस्टर फुलर एक बंदा है जिन्होंने एक पोइम लिखी थी, और वो पोइम स्टार्ट होती है कुछ इस तरह से: I see God in the instruments and mechanisms that work reliably. मैं गॉड देखता हूँ किन चीज़ों में? इंस्ट्रूमेंट, बिकॉज अब जो टेक्नोलॉजी है इट हैज़ बिकम अ न्यू LSD। टेक्नोलॉजी छ वहीं बनेमस अख नो LSD, नो ड्रग। लुक छ वहीं टेक्नोलॉजी को नहीं, तवै मूजूब छ लेखान बकमिनिस्टर फुलर, आई सी गॉड इन द इंस्ट्रूमेंट्स एंड मैकेनिज्म्स दैट वर्क रिलायबली। नाउ जॉब्स बिकेम अ होल अर्थ फैन। अब स्टीव जॉब्स की जिक्र है। स्टीव जॉब्स होल अर्थ का फैन बना। ही वॉज पर्टिकुलरली टेकन बाय द फाइनल इशू विच केम आउट इन 1971। जस्ट अ मोमेंट, यस वी विल फिनिश इट टिल हेयर। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में होम ब्रू कंप्यूटर क्लब पढ़ेंगे, तो काइंडली वॉच इट। ये 2 पैराग्राफ हम पढ़ेंगे, उसके बाद हम अगले लेक्चर में जो है होम ब्रू कंप्यूटर क्लब को पढ़ेंगे। सो स्टीव जॉब्स बिकेम ए होल अर्थ फैन। जो होल अर्थ ट्रक स्टोर था उसका फैन बना। ही वा या होल अर्थ कैटलॉग उसका फैन बनाए। ही वॉज पर्टिकुलरली टेकन बाय द फाइनल इशू विच केम आउट इन 1971 when he was still in high school, and he brought it with him to college and then to the all one form. स्टीव जॉब्स दोस्तों फाइनल इशू से बड़ा मुतासिर हुआ था, और 1971 में जो निकला था, और ये हाई स्कूल में उस टाइम पढ़ता था। इसने इस मैगजीन को कॉलेज में लाया साथ में, और उसके बाद ऑल वन फॉर्म। ऑल वन फॉर्म याद रखना, ऑल वन फॉर्म दोस्तों एक एप्पल फॉर्म है, जहाँ पे जो स्टीव जॉब्स जब यूथ में था, जब बचपन में था, ये वहाँ पे जाता था। एक एप्पल फॉर्म है ये ऑल वन फॉर्म। So, on the back cover of the final issue, Jobs recalled, जो बैक कवर था इस फाइनल इशू का 1971 में जो निकला होल अर्थ का, जॉब्स रिकॉल करता है कि उसके लास्ट पेज पे वाज ए फोटोग्राफ ऑफ एन अर्ली मॉर्निंग कंट्री रोड। उस पर एक इमेज थी, फोटोग्राफ था कंट्री रोड यानी विलेज रोड का, द काइंड यू माइट फाइंड योर सेल्फ हिच हाइकिंग ऑन इफ यू वर सो एडवेंचरस। वो इस तरह का रोड था कि आप पसंद करेंगे कि जैसे हिच हाइकिंग, मतलब हिच हाइकिंग उस चीज़ को बोलते हैं जब आप किसी रास्ते पे, अनजान रास्ते पे होते हैं और आपको गाड़ी नहीं मिलती, आप पसंद करते हो कि जो भी पासर बाय पैसेंजर्स है उनको हाथ दे के आप लिफ्ट मांगे। तो ये उस तरह का रोड दिखा था इस फाइनल इशू के लास्ट पेज पे, कि एक कंट्री रोड दिया था जैसे कि आप पसंद करेंगे वहाँ पे हिच हाइकिंग ऑन इफ यू वर सो एडवेंचरस, अगर आप एडवेंचरस हो। सो बिनेथ इट वायर द वर्ड्स, और नीचे उस रोड के नीचे वर्ड्स लिखे थे: सिटे हंगरी, सिटे फूलिश, भूखे ही रहो, बेवकूफ ही रहो। Brand sees Jobs as one of the purest embodiments of the cultural mix that the catalog sought to celebrate. स्टीव ब्रॉन्ड जो है, स्टुअर्ट ब्रॉन्ड, ये स्टीव जॉब्स को मानता था प्योरेस्ट एम्बॉडीमेंट्स ऑफ द कल्चरल मिक्स, कि कल्चर का मिक्स, जैसे हमने देखा कि ये कैसे एम्बॉडीमेंट बना किस चीज़ का, जो इन्होंने काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी के लोगों को मिलाया। तो स्टुअर्ट ब्रॉन्ड इसको मांगता था कि ये कल्चरल मिक्स है इसमें, दैट द कैटलॉग सॉट टू सेलिब्रेट। कैटलॉग जो होल अर्थ कैटलॉग है वो भी यही चाहता था कि जो अमेरिका में है यहाँ पे कल्चरल मिक्स है, हम उस कल्चरल मिक्स को सेलिब्रेट करें। और स्टीव जॉब्स तो एक मुजस्समा था उस चीज़ का, प्योर एग्जाम्पल। स्टीव इज राइट एट द नेक्सस ऑफ द काउंटर कल्चर एंड टेक्नोलॉजी, ही सेड। स्टीव जॉब्स जो है ये बिल्कुल सही है
कि जो मिलन है किस चीज़ का, काउंटर कल्चर और टेक्नोलॉजी का। ही गॉट द नोशन ऑफ टूल्स फॉर ह्यूमन यूज, और स्टीव जॉब्स को एक आइडिया, नोशन मीन्स आइडिया, मिला था कि हम टूल्स को ह्यूमन यूज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। Now, Brand's catalog was published with the help of the Portolo Institute, a foundation dedicated to the fledgling field of computer education. स्टीवर्ट ब्रांड का जो कैटलॉग है इसको पब्लिश किया विद द हेल्प ऑफ पर्टोलो इंस्टीट्यूट। पर्टोलो इंस्टीट्यूट एक फाउंडेशन था which was dedicating which was dedicated to the field of to the fledgling field of computer education. Now, fledgling is new and without experience. Okay. सो चनाच कंप्यूटर एजुकेशन जो उस टाइम था वो बिल्कुल नया था। स्टीवर्ट ब्रांड को मदद किया पोर्टोलो इंस्टीट्यूट ने, जो अभी डेडिकेटेड था कि कंप्यूटर एजुकेशन को हम फैलाएं, जो कि अभी बिगिनिंग स्टेज में है। द फाउंडेशन ऑल्सो हेल्प लॉन्च द पीपल्स कंप्यूटर कंपनी। इस फाउंडेशन ने पीपल्स कंप्यूटर कंपनी को लॉन्च करने में मदद किया, which was not a company at all but a newsletter and organization with the motto computer power to people. दोस्तों, पीपल्स कंप्यूटर कंपनी कोई कंपनी नहीं थी, ये एक न्यूज़पेपर, न्यूज़लेटर और ऑर्गेनाइजेशन था जिसका मतलब था कि कंप्यूटर पावर टू द पीपल, कंप्यूटर पावर टू द पीपल। मोटो यही था कि जो कंप्यूटर, जो टेक्नोलॉजी का पावर है ये लोगों तक पहुंचे। There were occasional Wednesday night potluck dinners, and two of the regulars, Gordon French and Fred Moore, decided to create a formal club where news about personal electronics could be shared. ओकेजनल वेडनेसडे नाइट पॉटलक डिनर्स। पॉटलक डिनर वो डिनर होता है जहाँ पे मुख्तलिफ दोस्त जो है वो आते हैं और अपना खाना खुद लाते हैं, फिर सब लोग शेयर करते हैं। तो वेडनेसडे के दिन नाइट पॉटलक डिनर्स होते थे। दो बंदे इसमें रेगुलर आते थे, एक का नाम है गॉर्डन फ्रेंच और दूसरा है फ्रेड मोर। इन्होंने डिसाइड किया हम एक फॉर्मल क्लब बनाएंगे जहाँ पे पर्सनल इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में न्यूज़ हम शेयर कर सकते हैं। They were energized by the arrival of the January 1975 issue of Popular Mechanics, which had on its cover the first personal computer kit, the Altair. दोस्तों, गॉर्डन फ्रेंच और फ्रेड मूर जिन्होंने बोला कि हम फॉर्मल क्लब बनाएंगे जहां पे हम न्यूज़ को शेयर कर सके इलेक्ट्रॉनिक्स के रिलेटेड। पॉपुलर मैकेनिक्स एक मैगजीन था, इसका एक इशू आया जनवरी 1975 में, जिसके कवर पेज पे लिखा था द फर्स्ट पर्सनल कंप्यूटर किट द ऑल्टेयर, कि पर्सनल कंप्यूटर का जो पहला किट है द ऑल्टेयर वो आ चुका है, और वो इसी पॉपुलर मैकेनिक्स के जो मैगजीन था उसके फ्रंट पेज पे छपा था। The Altair wasn't much, just a $495 pile of parts that had to be soldered on to a board that would then do little. ये Altair कुछ नहीं था, ये $495 का एक पाइल ऑफ पार्ट्स था। इसमें खाली पार्ट्स थे जो हमें सोल्डर करने हैं एक बोर्ड पे। जैसे आपने मदर बोर्ड वगैरह देखा होगा, वहाँ पे डिफरेंट उन पार्ट्स को सोल्डर किया गया होता है। तो इस पे जो इमेज थी वो कुछ नहीं था, वो Altair के पार्ट्स थे। बट फॉर हॉबीस्ट्स एंड हैकर्स इट हेराल्डेड द डॉन ऑफ ए न्यू एरा। लेकिन जो हॉबीस्ट्स थे, जिनको मज़ा आता था टेक्नोलॉजी के साथ, और हैकर्स यम जन हैकर्स यिंद खतर ओस अख नो अख एरा स्टार्ट गसन वोल, यह अख बिगिनिंग एट द डॉन ऑफ अ न्यू एरा। Bill Gates and Paul Allen read the magazine and started working on a version of BASIC, an easy to use programming language for the Altair. Now, Bill Gates and Paul Allen ये तो अलग ही लेवल के बंदे थे। इन्होंने जब इस पॉपुलर मैकेनिक्स मैगजीन को पढ़ा और इन्होंने उसी टाइम स्टार्ट किया वर्क करना किस पे, अ वर्जन ऑफ बेसिक। बेसिक दोस्तों एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो बहुत ही इजी टू यूज़ है। इन्होंने इसी पे काम किया स्टार्ट, बिल गेट्स और पॉल एलन ने। ये क्वेश्चन बन सकता है कि किसने बेसिक लैंग्वेज डेवलप की या उस पर काम किया। सो बिल गेट्स एंड पॉल एलन,
और ये बेसिक लैंग्वेज जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इट वाज फॉर द ऑल्टेयर, जो इन्होंने ऑल्टेयर देखा पॉपुलर मैकेनिक्स के फ्रंट पेज पे। इट ऑल्सो कॉट द अटेंशन ऑफ जॉब्स एंड वोजनिक। खाली बिल गेट्स और पॉल एलन ही मुतासिर नहीं हुए, बल्कि स्टीव जॉब्स और स्टीव वोजनिक ये भी इससे मुतासिर हुए। एंड व्हेन एन ऑल्टेयर किट अराइव्ड एट द पीपल्स कंप्यूटर कंपनी, जब ऑल्टेयर का किट तैयार था, वो पीपल्स कंप्यूटर कंपनी के पास आ गया, इट बिकेम द सेंटर पीस फॉर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ द क्लब दैट फ्रेंच एंड मूर हैड डिसाइडेड टू लॉन्च। नाउ हमने ऊपर पढ़ा कि फ्रेंच एंड मूर जो पॉटलक डिनर्स में वेडनेसडे को जाते थे और उन्होंने कहा था कि हम एक फॉर्मल क्लब लॉन्च करेंगे, उनके लिए ये एक सेंटर पीस, एक अटेंशन का जरिया बना। और उन्होंने सोचा कि हम पहली मीटिंग में जो है इसी को उठाएंगे, किसको, ये जो ऑल्टेयर कंप्यूटर था। इसके बाद एक्चुअल हिस्ट्री आएगा हमें होम ब्रू कंप्यूटर। अभी तक ये थोड़ा ड्राई टॉपिक था, लेकिन जो इसके बाद है वो मज़ेदार है कि एक्चुअली जो है स्टीव जॉब्स ने किस तरह से जो कंप्यूटर है, जो एप्पल इंडस्ट्री है, उसको को फाउंड किया अलोंग विथ स्टीव वोजनिक। सो आई होप कि अभी तक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। काइंडली डू सब्सक्राइब एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अगले वीडियो में हम और एक टॉपिक पढ़ेंगे इसी के रिलेटेड। विद इन 2-3 वीडियोस वी विल फिनिश दिस whole chapter, and thank you, happy learning, may God bless you.